हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 93 एजुकेशन में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं संसाधन एवं विकास चैप्टर के एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यदि आपने इनको सॉल्व कर लिया तो इससे बाहर आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये जो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1992। इसकी एग्जैक्ट डेट है 14 जून 1992 में हुआ था और इसमें एक घोषणा पत्र लागू किया गया था, एजेंडा 21। और इसके उद्देश्य क्या थे? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। अर्थात पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास का हल ढूंढने के लिए इसका क्या किया गया था? सम्मेलन आयोजित किया गया था। और ये कहाँ हुआ, किस देश में आयोजित हुआ था? ब्राज़ील में आयोजित हुआ था यह। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा है हमारा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में कौन सा घोषणा पत्र लागू किया गया था? मैंने अभी आपको बताया एजेंडा 21 लागू किया गया था। एजेंडा 21 ने सतत पोषणीय विकास स्वीकृति हासिल की थी। इसके बाद क्वेश्चन चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत कब और किसने की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। ये पहली बार की थी क्लब ऑफ रोम ने 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहली बार हुई थी वकालत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1968 में। और इसमें क्या हुआ था? इसके पश्चात एक सुमेसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसके पश्चात लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन पाँचवा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैंने अभी आपको बताया था सुमेसर करके हैं व्यक्ति, सुमेसर के द्वारा स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक लिखी गई। इसके बाद क्वेश्चन छठवां है हमारा, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, यह कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। और महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है जिसका? हिंद स्वराज। इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, हिंद स्वराज। और ज्योतिबा फुले ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? बांधों को भारत का मंदिर कहते थे, आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। किनको? बांधों को, जिसमें बांध बनाए नहीं जाते हैं बेसिकली पानी के लिए, पानी के बहाव को तेज डिम करने के लिए, अर्थात पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाए जाते हैं, उनको कहा था। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन सातवां, भारत की भूमि पर मैदान कितने प्रतिशत हैं? भारत की भूमि पर मैदान है 43%। मैदान कितने प्रतिशत? 43%। पर्वत की बात करें तो पर्वत हो जाएंगे हमारे पास 30%। पर्वत हैं 30%। पर्वत 30% हैं। मैदान है हमारा 43%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और पठार बाकी है हमारे पास 27%। बाकी पठार हैं 27% कुल भूमि का। ठीक है, जो 43% हमारे पास मैदान है, उसी मैदान में हमारे उद्योग हैं, उसी मैदान में हम देखते हैं कि हमारे घर हैं, और उसी मैदान में हमारे खेत हैं। और जो 27% हमारे पठार हैं, हम देखते हैं कि पठार में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं और इन्हीं पठारों से बहुत सारे खनिज की प्राप्ति होती है। और 30% पर्वत हैं। पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्वत अपने पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये क्या करते हैं? 12मासी नदियों का आगमन भी करते हैं, मतलब 12मासी नदियाँ इनसे आती हैं। इसके बाद है क्वेश्चन आठवां, ब्रुडलैंड आयोग की रिपोर्ट किस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई? ब्रुडलैंड आयोग की रिपोर्ट किस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई? हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर इंग्लिश में बोले तो, आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रुडलैंड आयोग क्या थी? ब्रुडलैंड आयोग भी एक बेसिकली वकालत थी, जैसे संसाधन संरक्षण की वकालत थी, उसी तरह
वकालत थी और इसमें क्या किया गया था, इसमें भी सतत पूर्ण विकास हासिल करने के लिए वकालत की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य संसाधन किन्हें कहते हैं, ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, अर्थात यदि ये संसाधन एक बार समाप्त हो गए तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, जैसे पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन आदि। और नवीकरणीय योग्य के उदाहरण हो जाएंगे, कैसे नवीकरणीय योग्य के हो जाएंगे, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऐसी। और नवीकरणीय योग्य को पुनः चक्रित योग्य संसाधन भी कहते हैं, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। धातुएं किस प्रकार का उदाहरण है। धातुएं किस प्रकार का उदाहरण है, अभी मैंने बताया। धातुएं हो जाएंगी इसमें अजैव संसाधन, क्योंकि यह निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होती हैं। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन के भी हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक बार समाप्त हो गई तो इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अजैव संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगी हमारी धातुएं। इसमें दोनों ऑप्शन है, गलती से हो गया टाइप दोनों ऑप्शन। इसके बाद है ऑप्शन प्रश्न 11वां, इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन का प्रकार है। हम कब पहचान पाएंगे नवीकरणीय योग्य संसाधन का प्रकार है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का प्रकार तो आपको याद करना होगा। नवीकरणीय योग्य संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, सतत, 3 प्रकार के होते हैं, सतत, मध्यमवर्ती और जैव। तो इसमें क्या है, सतत और मध्यमवर्ती दोनों है, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, सतत एवं मध्यमवर्ती। इसके बाद है क्वेश्चन 12वां, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। हमें पता है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये तो आप बचपन में याद कर लिया होगा आपने क्लास 9th में। इसके बाद क्वेश्चन 13वां है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी 1952 में। और इस वन नीति के तहत 33% जो मतलब क्षेत्र है वो जंगलों के लिए आरक्षित किया गया था। 33% क्षेत्र, अर्थात 33% क्षेत्र में हम कुछ नहीं लगाएंगे, बेसिकली जंगल ही जंगल होंगे 33% क्षेत्र में। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, 33% क्षेत्र में जंगल नहीं है, 33% से बहुत कम क्षेत्र में जंगल हैं। इसके बाद क्वेश्चन 14वां है हमारा, भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत है। हमें पता है भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, 13 करोड़ हेक्टेयर। मैं यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोल नहीं रहा हूँ, सीधा आंसर टिक कर रहा हूँ। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, ऐसे। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 15वां, मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। मृदा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। मृदा नवीकरणीय योग्य संसाधन का उदाहरण है। मृदा एक जीवांत तंत्र है, मृदा को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है और मृदा नवीकरणीय योग्य संसाधन है, राइट। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, अर्थात जिनमें जीवन होता है और अर्थात जिनमें जीवन नहीं भी होता, दोनों प्रकार से पदार्थों से मिलकर बनती है मृदा। इसके बाद क्वेश्चन 16 है हमारा, संपूर्ण उत्तरी मैदान ... मृदा से बना है। संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। और काली मृदा, अगर काली मृदा को देखें, काली मृदा का एक नाम है रेगर मृदा। कौन सी मृदा, रेगर मृदा। और काली मृदा में कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली मृदा बेसिकली हमारी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश। आपने महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा, परंतु सौराष्ट्र क्या है, सौराष्ट्र क्या है, एक गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है, गुजरात का एक तटीय क्षेत्र है। और मालवा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा। इसके बाद क्वेश्चन 17, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, बांगर, एक हो जाएगा बांगर, एक हो जाएगा खादर। बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बांगर कम उपजाऊ होती है और खादर अधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन है, रेगर मृदा किस मृदा को कहते हैं। मैंने अभी बताया था, रेगर मृदा किस मृदा को कहते हैं, काली मृदा को कहते हैं रेगर मृदा।
मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपका समय ना बर्बाद हो, इसलिए रेगर मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को। और लेटराइट मृदा ग्रीक भाषा के एक शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। और जलोढ़ मृदा को अभी बताया था। जलोढ़ मृदा क्या है? संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। और जलोढ़ मृदा क्या है? ये गुजरात और राजस्थान तक फैली है, अर्थात ये विस्तृत रूप से पूरे देश में फैली है। जलोढ़ मृदा मतलब थोड़ी थोड़ी करके पूरे देश में फैली है। इसके बाद क्वेश्चन 19वां है हमारा, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऐसे कारण तो सभी हैं मध्य प्रदेश में, मतलब भूमि निम्नीकरण के कारण तो सभी हैं। खनन भी कारण है, अति पशुचारण भी कारण है, सिंचाई भी कारण है और वनोन्मूलन भी कारण है। परंतु इसमें क्या पूछा है? मुख्य कारण। मुख्य कारण इसका है अति पशुचारण। और पंजाब और यूपी में अधिक सिंचाई इसका हो जाता। पंजाब और यूपी में अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण है। इसके बाद क्वेश्चन 20वां, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। बेसिकली मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, परंतु मानवीय क्रियाओं के कारण यह प्रक्रिया भंग हो गई। और अब जैसे कुछ प्राकृतिक तत्व जैसे जल से भी मृदा अपरदन हो जाता है, पवन द्वारा भी मृदा अपरदन हो रहा है और हिम नदियों द्वारा भी मृदा अपरदन हो रहा है। इसके बाद है हमारा 21वां क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। लौह अयस्क अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन किन्हें कहते हैं? ऐसे संसाधन जिन्हें बनने में कितना बहुत ज़्यादा समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है, उन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। और प्रवाह हम सतत जिसे कहते हैं, सतत का ही दूसरा रूप है। क्या है? प्रवाह सतत का ही दूसरा रूप है। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था? हाँ, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। और बेसिकली आप इन सब के बारे में समझिए क्या होते हैं, क्या क्या होता है। मृदा निम्नीकरण क्या होता है? मृदा निम्नीकरण होता है मृदा में पोषक तत्वों की कमी आ जाए जिससे मृदा की गुणवत्ता में असर पड़े, उसे मृदा निम्नीकरण कहते हैं। मृदा निम्नीकरण में मृदा की गुणवत्ता पे असर पड़ता है। मृदा अपरदन मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा संरक्षण हमें मृदा का सतर्कतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। मृदा संरक्षण। और पवन अपरदन, पवन द्वारा ढालू अथवा मैदानी मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पवन अपरदन कहते हैं। ये आपको सभी डेफिनेशन याद करनी है क्योंकि ये आपके पेपर में सीधे आ सकती हैं और इन सब के बारे में जानना है। इसके बाद हमने 21वां नंबर का सॉल्व कर लिया था। इसके बाद है हमारा 22वां क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सोचिए मैंने क्या बताया था? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण मैंने बताया था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या बताया था मैंने? अधिक सिंचाई। पंजाब में बताया था अधिक सिंचाई। पंजाब हो, यूपी हो या महाराष्ट्र हो, पंजाब और यूपी और महाराष्ट्र में अधिक सिंचाई क्या है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। भूमि निम्नीकरण भी बताया था। भूमि की गुणवत्ता में कमी आना जिससे भूमि अधिक उपजाऊ नहीं रहती है। और गहन कृषि के बारे में यदि बता दूं, जहाँ जलोढ़ मृदा होती है वहाँ गहन कृषि की जाती है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का दबाव रहता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 23वां, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। और यहाँ पे अगर यदि ऑप्शन रख देता पश्चिमी हिमालय तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता पश्चिमी हिमालय और उत्तरी हिमालय में भी क्या आता है? उत्तराखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं इनमें। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा मैंने बताया था मालवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र। इसमें हमें दिख रहा क्या ऑप्शन? महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा यदि मालवा होता, मालवा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात का कौन सा भाग? सौराष्ट्र में भी क्या होता है? काली मृदा पाई जाती है।
काली मृदा के और क्या नाम है? काली मृदा के नाम है रेगुर मृदा। काली मृदा को हम और क्या कहते हैं? काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। आप समझ लेना, रेगुर मृदा, और इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। इसमें इसकी नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आपको इन सब मृदा की विशेषता याद करना है, जैसे काली मृदा की विशेषता, जलोढ़ मृदा की विशेषता, लेटराइट मृदा की विशेषता, आपको सबकी विशेषता याद करनी है। और थैंक फॉर वॉचिंग। यदि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कीजिए और आपको चैनल में मिल जाएंगे यूट्यूब वीडियो में इसी तरह से। थैंक फॉर वॉचिंग।